नमस्कार दोस्तों, डर की दास्तान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। मुझे आज भी वो दोपहर याद है जब मैं और मेरा दोस्त हरीराम शहर से अपने पुराने गांव की ओर निकल पड़े थे। वक्त कोई आज का नहीं था, शायद 1970 या उससे पहले का। न मोबाइल न बिजली की रोशनी हर जगह, बस एक लालटेन और बैलगाड़ी की खड़खड़ाहट ही साथी थी। हम दोनों शहर में मजदूरी करते थे। हरीराम बोला था, चल ना भोलू, इस बार दशहरा गांव में मनाएंगे, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। मैंने हामी भर दी। शाम तक हम दोनों ने एक पुराना ट्रक पकड़ लिया जो आधे रास्ते तक जा रहा था। फिर वहां से हमें पैदल जाना था, 5-6 कोस जंगल और खेतों के बीच से। रात का सन्नाटा उतरने लगा था, हवा में ठंडक थी और कहीं दूर से सियारों की आवाजें आ रही थीं। मैंने हंसकर कहा, हरीराम, तेरे गांव का रास्ता तो बड़ा डरावना है रे। वो मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। डरावना तो है भोलू, पर अब रास्ता बदल भी तो नहीं सकता, पुराने पीपल वाले मोड़ से ही जाना होगा। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि बचपन में मैंने सुना था उस पीपल के नीचे एक औरत की परछाई रहती है जो रात में किसी भी राहगीर को अपना नाम पुकारते सुनाई देती है। हम आगे बढ़ते रहे। आसमान में बादल थे और चांद बस झिलमिल कभी कभी झांक रहा था। हरिराम के हाथ में लालटेन थी जिसकी रोशनी हवा में झूलती परछाइयां बना रही थी। अचानक उसने कहा, भोलू, कुछ सुनाई दिया? मैंने रुककर कान लगाए। सिर्फ हवा की सरसराहट और फिर हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई औरत बहुत धीरे बोल रही हो। रुको! मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हंसी में टालने की कोशिश की, हवा की आवाज होगी। पर हरिराम अब शांत था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लालटेन कांप रही थी। चल, जल्दी चल, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कदम तेज कर दिए। कुछ देर बाद हम उस पीपल वाले मोड़ पर पहुंचे। वो पेड़ बहुत पुराना था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लटक रही थी जैसे किसी बूढ़े के हाथ जो आसमान को छूना चाहते हों। नीचे एक टूटी फूटी चौकी थी और उस पर सूखी मिट्टी और दिए की जली राख बिखरी थी। मैंने देखा पेड़ के तने पर कुछ लिखा था, जैसे किसी ने नाखूनों से उकेरा हो, मत रुकना। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता बिल्कुल खाली था। हवा अब भी चल रही थी, पर उसके साथ एक अजीब सी गंध भी आ रही थी, कुछ जले तेल और गीली मिट्टी जैसी। हरिराम अब बुदबुदा रहा था, यहां कोई नहीं रहता अब, सब चले गए। मैंने पूछा, कौन? उसने जवाब नहीं दिया। हम दोनों जब उस पीपल के पेड़ से आगे बढ़े तो कुछ ही देर में मिट्टी का रास्ता खत्म हो गया। अब नीचे गीली जमीन थी और हर कदम पर छपाक छपाक की आवाज आती थी। लालटेन की लौ कई बार बुझते बुझते बची। हवा बहुत तेज चल रही थी। हरिराम ने मुझसे कहा, भोलू, गांव बस आगे ही होगा, वो देख खेतों के किनारे बाढ़। मैंने देखा, सच में धुंध में एक एक करके झोपड़ियों के साए उभरने लगे थे। पर वहां एक बात अजीब थी, कहीं भी दिए की रोशनी नहीं थी, न किसी के चूल्हे का धुआं, न कुत्तों का भौंकना, कुछ नहीं। पूरा गांव जैसे सो नहीं, मर गया हो। हम दोनों के कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। सन्नाटे में बस हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। हरिराम बोला, अरे सब कहाँ गए? वो अपने घर की तरफ भागा। उसका घर गांव के आखिरी छोन पर था, जहां आम का पुराना पेड़ खड़ा था। जब हम पहुंचे तो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। हरिराम ने आवाज लगाई, माँ, माँ, मैं आ गया। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा और दरवाजे की चरमराहट। उसने लालटेन ऊंची उठाई, अंदर झांका। सब कुछ वैसे ही था जैसे कोई बस उठकर चला गया हो। चारपारी पर बिछी चादर पर धूल जमी थी। एक कोने में जल चुका दिया अब सिर्फ राख में बदल चुका था। हरिराम ने फुसफुसाते हुए कहा, भोलू, माँ हमेशा दरवाजा बंद रखती थी, ये खुला कैसे है? मैंने कांपती आवाज में कहा, शायद शायद कोई आया होगा। पर भीतर कुछ और ही था। दीवार पर माँ का पुराना तावीज टंगा था, वही जो वो कभी उतारती नहीं थी। हरिराम ने वो देखा और उसकी आंखों में डर उतर आया। अगर माँ यहां नहीं है तो ये यहां कैसे? हमने पूरे घर में देखा, पर कोई नहीं था।
बस आंगन के एक कोने में मिट्टी गीली थी, जैसे किसी ने हाल में ही वहां पानी डाला हो। मैंने लालटेन नीचे की और देखा, वो पानी नहीं बल्कि खून था। सूखा नहीं था, ताजा था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। हरिराम कुछ पल तक देखता रहा, फिर अचानक बोला, चल यहां से, ये घर अब घर नहीं रहा। हम दोनों बाहर निकल गए। गांव की गलियां अब और भी वीरान लग रही थीं। कहीं कहीं दीवारों पर पुराने अलंकरणों के निशान थे, जैसे कोई पूजा अर्चना हुई हो, पर सब मिट चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हर कदम पर, हर मोड़ पर धुंध में कोई परछाई हमारे पीछे चल रही हो। हरिराम अचानक बोला, भोलू, तूने देखा, वो वहां कुएं के पास कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा। सच में कुएं के किनारे एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल खुले हुए, और उसके पांव जमीन से ऊपर थे। हाँ, जमीन से ऊपर, जैसे वो हवा में लटक रही हो। लालटेन कांपने लगी, लौ हिलती रही और फिर अचानक बुझ गई। अब अंधेरा था, सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा। हरिराम मेरा हाथ पकड़कर भागा। हम दोनों अंधेरे में टकराते हुए खेतों की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से एक आवाज आई, धीमी पर साफ, हरिराम। वो रुका नहीं, पर मैं उस आवाज को सुनकर जड़ हो गया, क्योंकि वो नाम मेरी आवाज में बोला गया था। जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि गांव के लोग कहां गए और वो औरत कौन थी जो हवा में झूल रही थी। हम खेतों के बीच से भागते चले जा रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हरिराम का हाथ मेरे हाथ से छूट गया और एक पल को मुझे लगा जैसे कोई पीछे से मेरी कलाई पकड़ रहा हो। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया, पर वहां कोई नहीं था। बस घास झूम रही थी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। हरिराम चीखा, भोलू, इधर आ। मैंने देखा, वो कुएं के पास खड़ा था। वही कुआं जिसके बारे में बचपन में सुना था कि उसमें किसी जमाने में एक औरत ने कूदकर जान दे दी थी। कहते थे उसकी आत्मा अब भी वही भटकती है। कुएं के चारों ओर झाड़ियां उगी थीं और बीच में काई लगी ईंटें थीं जो अब आधी टूटी हुई थीं। हरिराम ने अंदर झांका। सिर्फ अंधेरा, इतना गहरा कि लगता था कि अंदर कुछ है जो बस हमें देख रहा है। मैंने धीरे से कहा, कुछ दिखा? वो बोला, नहीं, पर यह पानी हिल क्यों रहा है? मैंने गौर किया। कुएं का पानी खुद ब खुद हल्का हल्का लहरा रहा था। कोई हवा नहीं थी, फिर भी उसकी सतह पर गोल लहरें उठ रही थीं, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ फेंका हो। अचानक उस पानी में कुछ चमका, एक चेहरा, पर वो हरिराम का नहीं था। वो एक औरत का चेहरा था, जिसकी आंखें लाल थीं और होंठ फटे, जैसे उसने बहुत देर तक कुछ चिल्लाया हो। मैं पीछे हट गया, पर हरिराम आगे झुक गया। वो बोला, माँ, तू नीचे है क्या? मैंने डरते हुए उसका हाथ खींचा। पागल हो गया है क्या? वहां तभी कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका उठा, जिसमें सीधी औरत की आवाज आई, हरिराम। वो वही आवाज थी जो हमने पहले सुनी थी, धीमी, भारी और बहुत गहरी, जैसे किसी ने मुंह में पानी भरकर बोला हो। हरिराम अब पूरी तरह जड़ था। उसकी आंखें चौड़ी थीं, होठ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे कुएं के और करीब जा रहा था। मैं चिल्लाया, रुक जा हरिराम, पर उसने नहीं सुना। वो एकदम किनारे पहुंच गया और झांकने ही वाला था कि मैंने पीछे से पकड़कर खींच लिया। दोनों गिर पड़े। जब हम गिरे तो जमीन ठंडी थी, पर नीचे कुछ गीला महसूस हुआ। मैंने हाथ लगाया, वो खून नहीं बल्कि पानी था, जो कुएं से बहकर बाहर आया था। हरिराम कांपते हुए बोला, भोलू, उसने मेरा नाम क्यों लिया? वो तो मर चुकी है ना? मैं कुछ कह ना सका। बस दूर से मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। वो हंसी धीरे धीरे पास आने लगी और साथ में किसी के कदमों की आहट। ठक ठक ठक। कदम भारी थे, जैसे कोई जमीन पर घिसटता हुआ चल रहा हो। हम दोनों पेड़ के पीछे छुप गए। लालटेन बुझ चुकी थी, पर चांदनी अब थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। कुएं के पास वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, आधा जल चुका, और आंखें बिना पलके झपकाए हमें देख रही थीं। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, तुम दोनों यहां क्यों आए? हरिराम कांपते हुए बोला, मां, तू। औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में मानवता नहीं थी। वो एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी मृत चेहरे पर दिखे तो भी जिंदा लगे। वो बोली, गांव अब खाली है, सब चले गए, पर कुछ बातें अब भी यहां दबी हैं। अगर जानना है तो कुएं में देखो।
और इतना कहकर वो धुंध में घुल गई। हम दोनों चुप रहे, कोई आवाज नहीं, बस कुएं से आती ठंडी हवा। हरिराम अब जमीन पर बैठ गया था, सिर पकड़कर। मैंने उसका कंधा थपथपाया, पर वो फुसफुसाया। भोलू, उसने झूठ नहीं कहा, गांव में कुछ दफन है, कुछ ऐसा जो हमें ही खोदना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, कुएं के नीचे हमारे गांव का राज। सुबह की कोई किरण नहीं उगी थी। पूरा गांव अब भी अंधेरे और धुंध में लिपटा था। कुएं के पास मिट्टी से हल्की हल्की भाप उठ रही थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ गर्म हो, कुछ जिंदा हो। मैं और हरिवाम पूरी रात नहीं सोए। हम चौपाल के पास की टूटी चौकी पर बैठे रहे। सिर्फ एक लालटेन थी, जिसकी लौ भी बीच बीच में कांपती रहती थी, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। हरिराम अचानक बोला, भोलू, मुझे याद है, माँ कहा करती थी कि इस गांव में कोई शाप है। वो कहती थी अगर कोई भी पुराने कुएं को छेड़ेगा तो पूरा गांव मिट जाएगा। मैंने हौले से कहा, तो क्या हम दोनों ने वही कर दिया? वो चुप रहा, बस धुएं की तरह उसकी सांसें निकलती रहीं। सुबह का उजाला थोड़ा सा हुआ तो हमने गांव को ध्यान से देखा। हर घर बंद था, दरवाजे आधे टूटे हुए, खिड़कियों पर जाले, कहीं कहीं दीवारों पर हाथों के निशान थे, लाल रंग के, जैसे खून में डूबे हों। हम दोनों गांव के मंदिर की तरफ गए। वो मंदिर बचपन में हमने देखा था, पर अब वहां बस टूटी मूर्तियां थीं। घंटी का आधा हिस्सा जमीन में गड़ा था और मंदिर के अंदर अजीब सी गंध थी, सड़े फूलों और राख की मिलीजुली। दीवार पर कोयले से लिखा था, जो नीचे गया वो कभी लौट कर नहीं आया। मैंने हरिराम को देखा, वो दीवार के पास झुककर कुछ पढ़ रहा था। पुराने अक्षरों में लिखा था, नवरात्र की रात, बलिदान। वो मुड़ा और बोला, भोलू, इस कुएं में किसी को मारा गया था, लेकिन किसे, किसी को नहीं पता। दोपहर तक हम दोनों ने तय किया, हमें नीचे उतरना होगा, चाहे कुछ भी हो। कुएं के नीचे जो है वही सच्चाई बताएगा। हमने मंदिर से पुरानी रस्सी ली और एक लालटेन बांधकर कुएं की दीवार पर टिक गए। कुएं का मुंह अब और भी अंधेरा लग रहा था। हवा ठंडी थी और भीतर से धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं। मैंने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। हर ईंट ठंडी थी और कुछ जगहों पर काई थी जो हाथों में चिपक जाती थी। हरिराम ऊपर से बोला, भोलू, नीचे कुछ दिखा? मैंने जवाब दिया, अभी बस अंधेरा है। पर तभी मेरी लालटेन की रोशनी एक पुरानी लोहे की जंजीर पर पड़ी। वो कुएं की दीवार से बंधी थी और उसके साथ मिट्टी में आधी दबी लकड़ी की पेटी थी। मैंने रस्सी खींचकर हरिराम को इशारा किया, यहां कुछ है, नीचे आ। वो भी उतर आया। हम दोनों ने मिलकर वो पेटी निकाली। जैसे ही वो बाहर आई, नीचे से एक और आवाज आई, धीमी पर बेहद साफ, मत खोलो। हम दोनों जम गए। हरिराम ने कांपते हाथों से पेटी पर लगी जंजीर हटाई। ताले पर जंग जमी थी, पर उसने पत्थर से मारकर तोड़ दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, ठंडी हवा का झोंका निकला, इतना ठंडा कि सांस रुक जाए, और उसके अंदर था एक पुराना कपड़ा, एक फटी हुई औरत की चूड़ी और कुछ काले बालों के गुच्छे जो सूखकर सख्त हो चुके थे। हरिराम बोला, ये तो मां के जैसे हैं। और तभी पेटी के नीचे से खून की एक पतली धार निकलने लगी। धीरे धीरे वो पूरे कुएं की दीवारों पर बहने लगी। लालटेन की लौ खुद ब खुद बुझ गई। अब अंधेरा था, पर उस अंधेरे में हमें किसी की हंसी सुनाई दी। वो हंसी वही थी जो हमने रात में सुनी थी। हरिराम की सांसें तेज हो गईं। उसने मेरा हाथ पकड़ा, भोलू, हमें ऊपर जाना होगा। हमने रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगे, पर जैसे ही आधा चढ़े, रस्सी किसी ने नीचे से खींच ली। हम दोनों फिर नीचे जा गिरे। मैंने आंखें खोली। लाल रोशनी झिलमिला रही थी। कुएं के अंदर अब मिट्टी की दीवारें नहीं थीं, बल्कि लाल चमकते प्रतीक बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से उकेरे हों। और बीच में वही औरत खड़ी थी। वो बोली, अब समझे गांव क्यों खाली है। जो इस कुएं का सच जानता है, वो खुद इसका हिस्सा बन जाता है। उसकी आंखें चमक उठीं। हरिराम ने चिल्लाकर कहा, तू कौन है? वो बोली, मैं वो हूं जिसे जिंदा जलाया गया था। मैं इस गांव की रक्षा करने वाली थी, पर उन्होंने मुझे ही शापित कहा। अब ये जमीन मेरी है। और उसी पल कुएं के भीतर से हजारों हाथ मिट्टी से निकलने लगे, ठंडी काली उंगलियां जो हमारे पैरों को पकड़ने लगीं। हरिराम चीखने लगा, भोलू, कुछ कर। मैंने आंखें बंद कर लीं।
और जब खोली, हरिराम नहीं था, सिर्फ लाल पानी और वो औरत जो अब मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब मैंने फिर आंखें खोलीं तो चारों तरफ बस लाल धुंध थी। हवा भारी थी, जैसे किसी ने उसमें राख मिला दी हो। कुएं के किनारे में अकेला पड़ा था, न हरिराम न लालटेन, सिर्फ वो गीली मिट्टी जो सांस ले रही थी। मैं उठकर बैठा। कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, जो नीचे गया वो कभी लौट कर नहीं आया। मैं कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। कुएं के अंदर झांका, बस अंधेरा था, पर मुझे यकीन था वहां कुछ जरूर था। हरिराम की चीख अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। उसका नाम पुकारने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि कोई और आवाज जवाब दे देगी। गांव में लौटते हुए मुझे लगा कि हर झोंपड़ी की दीवारें मुझे देख रही हैं। जहां जहां से गुजरता कोई न कोई परछाई खिड़की के पीछे हिलती दिखती, पर जब मुड़कर देखता वहां कुछ नहीं होता। गांव की गलियां बदबू से भरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सड़ंद मिट्टी से नहीं, लाशों से निकल रही हो। और उस सन्नाटे में कहीं दूर से ढोल की धीमी थाप सुनाई दी, ढम ढम ढम। मैंने सोचा शायद कोई और जिंदा है। थोड़ी उम्मीद जगी। आवाज का पीछा करते हुए मैं गांव के छोर तक पहुंचा, वहीं जहां वो पुराना चौपाल था। पर वहां जो देखा उसने मेरी सांस रोक दी। चौपाल के बीचों बीच हरिराम खड़ा था। हाँ वही, पर उसका चेहरा सफेद था, आंखें काली पड़ चुकी थीं। वो स्थिर था जैसे पत्थर। हाथ में वही फटी चूड़ी थी जो पेटी में मिली थी। मैंने कांपते हुए कहा, हरिराम तू जिंदा है? वो मेरी तरफ मुड़ा और उसके होंठ हल्के से हिले। तू क्यों लौटा? उसकी आवाज में कोई जीवन नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर उसकी पायल जैसी आवाज आती, छन छन, पर वो पायल नहीं पहनता था। मैं पीछे हट गया। पीछे मुड़कर देखा तो गांव की सारी झोपड़ियां अब खुली थीं और हर दरवाजे से कोई न कोई बाहर आ रहा था। पर वे लोग नहीं थे, वे आकृतियां थीं, धुएं की तरह। हर चेहरे पर जलन के निशान और हर आंख में वही लाल चमक। वे धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगे। हरिराम सबसे आगे था। वो बोला, भोलू तूने पेटी खोली थी ना? मैंने बोला, मैंने नहीं, तूने कहा था खोलने को। वो मुस्कुराया, अब फर्क नहीं पड़ता, जो भी इसे छुएगा वो हमारा हिस्सा बन जाएगा। और अगले ही पल वो सब मेरे चारों ओर घूमने लगे। ठंडी हवा, जलती मिट्टी की गंध और कानों में फुसफुसाहट। कुएं की सच्चाई कोई नहीं जानता, जो जानता है वो लौटता नहीं। मैं भागा, सारी ताकत लगाकर भागा। पीपल के पेड़ तक पहुंच गया, वही पेड़ जहां से हमने गांव में कदम रखा था। हवा अब तेज चल रही थी। आसमान में बिजली चमकी और उसकी रोशनी में मैंने देखा पीपल के नीचे वही औरत खड़ी थी। वो बोली, तू अकेला बच गया, पर क्या वाकई बचा? मैं घबरा तक पीछे हटा, पर मेरी एड़ी किसी चीज से टकराई। वो हरिराम की लालटेन थी, टूटी हुई। लाल कांच अब काला पड़ चुका था और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया तो मैं शहर के अस्पताल में था। लोगों ने कहा मुझे सड़क किनारे बेहोश पड़ा मिला। मेरे कपड़े गीले थे और मिट्टी में लिपटे हुए थे, जैसे मैं कहीं कुएं से निकला हूं। डॉक्टर ने कहा कि मैं 3 दिन से बेहोश था, पर मुझे याद है गांव में तो बस एक रात गुजरी थी। कई साल बीत गए। अब मैं शहर में रहता हूं, पर हर रात जब नींद आती है तो एक ही सपना आता है, लाल धुंध, कुएं की गहराई और हरिराम की वो आवाज, भोलू अब तू भी हमारा हिस्सा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्त, क्योंकि आज भी जब मैं आईने में देखता हूं तो कभी कभी मेरे पीछे वही सफेद साड़ी झलक जाती है और तब लगता है शायद मैं वो जो बच गया नहीं, बल्कि वो जो रह गया हूं। तो दोस्तों, कहानी यहां पर खत्म होती है, लेकिन रहस्य आज भी जिंदा है। तो आपको ये कहानी सुनने में मजा आया हो तो इस कहानी को लाइक करना ना भूलें और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।